Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. Today we are going to discuss some practice questions on circular motion in the vertical plane and power. Okay, so आपको ये practice हो जाएगी दोनों topic की. Okay guys, so starting from the question of circular motion, एक simple NCERT का question ले रहा हूँ मैं आपके लिए कि one end of a string of length 1.5 meter is tied to a stone of mass 0.4 kg. Okay guys, तो a stone okay is of mass small m जिसका है 0.4 kg और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो हमारे रेडियस का काम करेगा वो कितना आपका 1.5 मीटर. ओके गाइस, then what is the minimum speed of the stone required at its lowest point so that the string does not slack at any point in its motion along the vertical circle. Okay, तो हमें वो lowest point पर velocity at lowest point कैलकुलेट करना है u so that the string does not slack, यानी कि पूरा सर्कुलर पाथ हो जाए. ओके गाइस, तो इसके लिए रेडियस हमें गिवन है 0.4 kg, इसका मास गिवन है और हमें निकालना है कि ये कभी भी स्लैक ना करे. इसके लिए क्या होगा, तो गाइस थ्योरी आपको क्लियर है, फॉर्मूले आपको स्क्रीनशॉट से ले लेने. ओके, कल नहीं भेजा था, मैं आज भेज दूंगा. तो यहाँ से लोवेस्ट पॉइंट पर क्या वेलोसिटी रहे कि ये पूरा कर जाए, तो आपको बताया था कि वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे इसको यहाँ से थ्रो करने पर ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा और स्ट्रिंग यहाँ पर स्लिप नहीं करेगी, तो वो है √5gr. ओके गाइस, तो सीधा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आपका आंसर हो जाएगा u = √5gr. जी आपको 9.8 या 10 ले लेना है, r काम आ रहा है, मास इसमें काम आपका नहीं आ रहा है. u = √5, g की वैल्यू 9.8 ले लेते हैं, अगर r की वैल्यू 1.5, इसको सोल्व करेंगे, स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास. ओके गाइस, सो इट विल गिव यू 8.57 मीटर पर सेकंड, 8.57 मीटर पर सेकंड. ओके गाइस, सो वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट शुड बी 8.57. अगर इसी क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट पूछते हैं तो इस समय आपकी वेलोसिटी होती है √/gr. ओके, समझ में आ गई बात, तो उससे आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ले रहा हूँ मैं, जिसमें आपको टेंशन कैलकुलेट करनी है. ओके गाइस, अब बॉडी वेगिंग 0.4 kg इज व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल मेकिंग 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड. ओके गाइस, देखिए क्वेश्चन अगला, बॉडी ऑफ मास m = 0.4 kg, वही मास है पहले की तरह, हैविंग ओमेगा 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड. ओके गाइस, तो सर्कुलर मोशन का पहले भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से आपने कुछ पढ़ा होगा कि ओमेगा जो होता है वो जब रिवोल्यूशन दे रखे तो उसको 2π से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रेडियन पर सेकंड में आ जाता है. तो एक रिवोल्यूशन में कितना होता है 2π, तो ये 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड है, तो 2 × 2 यानी कि 4π रेडियन पर सेकंड हो गया. ओके गाइस, इसकी ओमेगा की वेलोसिटी, ओमेगा की वैल्यू. नाउ क्या पूछा है, इफ द रेडियस इज 1.2 मीटर, रेडियस की वैल्यू है r = 1.2 मीटर रेडियस. ओके गाइस, देन व्हाट इज टेंशन एट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट. ओके, हाईएस्ट पॉइंट एंड लोवेस्ट पॉइंट. तो गाइस सीधा है कि आप लोग याद रखें इसको कि हाईएस्ट पॉइंट पर और लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन का आपको फॉर्मूला मैंने नोट डाउन कर रखा है, TL और TH, वो आप डायरेक्ट यूज़ कर लेवे. ओके गाइस, और मैं आपको ऐसे इक्वेशन से भी करके बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल किसी को डायरेक्ट फॉर्मूले रटे हुए नहीं है तो क्या करना है कि ये है सर्कल. ओके, यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो इसका वेट किधर लगेगा, नीचे की तरफ, इसकी टेंशन किधर लगेगी, ऊपर की तरफ. ओके गाइस, ये सेंटर है टेंशन, तो इस समय जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा अंदर की तरफ, वो ये सपोज दैट ये TL है, तो TL - mg = सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r. ओके, तो सिंस एट लोवेस्ट पॉइंट TL -
एम जी इज इक्वल टू क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। जो ओमेगा की फॉर्म में अगर आपको लिखना हो तो एम आर ओमेगा स्क्वायर आप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये आपका सेंट्रीपिटल का फोर्स फॉर्मूला है ओमेगा की टर्म्स में। और बाकी आप क्या लिखते हैं, एम वी स्क्वायर बाय आर। क्योंकि हमारे पास यहाँ ओमेगा दे रखा है तो वी कैलकुलेट ना करें, अपन डायरेक्ट यूज़ कर ले रहे और इसको उधर प्लस कर देवे, टी एल इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी आ जाएगा। ओके गाइस, इसमें आप वैल्यू पुट करें और सीधा आंसर निकालें। ओके, नाउ बात करते इस पॉइंट की। इस पॉइंट पर देखिए, जब यहाँ पे स्ट्रिंग होगी ये, तो इसकी टेंशन नीचे की तरफ लगेगी और इस बॉडी का वेट भी किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा आपका, टी एच। सपोज दैट इसमें टेंशन क्या ले लेते हैं अपन, टी एच प्लस एम जी, वो आपका एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा। तो आप कह देंगे टी एच क्या होगा, जो एम आर ओमेगा स्क्वायर है उसमें इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस एम जी। ओके, इस वैल्यू को सोल्व करके आप निकाल सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन, और इस वैल्यू को सोल्व करके आप निकाल सकते हैं लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन। और ध्यान रखिए, लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन ज़्यादा होती है। ओके गाइस, अब केवल वैल्यू पुट करनी है, आप लोग डेटा इसमें पुट करें और निकालें। आंसर निकाल के दे देता हूँ मैं आपको कि लोवेस्ट पॉइंट की टेंशन कितनी आ रही है। यहाँ से देखें, टी एल क्या है, एम कॉमन ले लेते हैं, आर ओमेगा स्क्वायर प्लस जी। ओके, मास कितना है 0.4, रेडियस कितनी है 1.2, ओमेगा स्क्वायर कितना है आपका 4 पाई का स्क्वायर। ओके गाइस, प्लस जी। आप चाहे तो जी 9.8 लेवे और चाहे तो 10 लेवे, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ओके गाइस, तो 9.8 लेते हैं, वैसे आप 10 लेवे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन अप्रोक्स आ जाएगा। फिर टी एल इज इक्वल टू, सोल्व करेंगे इसको पूरा शिद्दत से और आपको आंसर मिलेगा 79.32। कितना मिलेगा, 79.32 न्यूटन, जो अप्रोक्स आपका 80 हो जाएगा बाद में। अगर आप G10 रखेंगे तो अप्रोक्स 80 के आसपास आएगा। ओके, नाउ इसी को सोल्व करके आप टी एच निकाल देंगे। टी एच क्या होगा, एम कॉमन आर ओमेगा स्क्वायर माइनस जी। ओके, समझ में आ गया। तो ये हमारे पास देखिए, इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, मास की वैल्यू 0.4, आर आपका 1.2, ओमेगा स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर। ओके गाइस, माइनस 9.8, वहाँ पे प्लस था या माइनस हो गया। ये टी एच यानी टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट आपको मिलेगा 71.88। कितना मिलेगा, 71.88, जो उससे 9.8 कम हो जाएगा, वो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 71.88। ओके, ये आपका आंसर है। ओके गाइस, तो दीज आर टू टेंशंस। न्यूमेरिकली अगर आंसर आपका मैच ना करे तो कैलकुलेटर यूज़ कर ले। ओके गाइस, अब इसका सर्कुलर मोशन का अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, a body of mass 2 kg is moving in a vertical circular path of radius 2 meter. Okay, a body of mass 2 kg is moving in vertical plane ठीक है, on circular path of radius भी इसकी कितनी है 2 मीटर। देन what is the difference in the kinetic energy
of body at at lowest and highest points such that it is just looping the loop. ये just looping the loop जब भी किसी बॉडी को आप ऐसे थ्रो कर रहे हैं और ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रही है, ओके, तो उसका जो मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी है वो अपन ने बताया √5gr, ओके, और उसका जो यहाँ वेलोसिटी है वो क्या होता है √gr, ओके गाइस। तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों काइनेटिक एनर्जी का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ओके, समझ में आ गया। तो वैल्यूज़ को पुट करना है, क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है हमको, मास कितना है 2 kg, रेडियस भी 2 kg, ओके। सो और फिर एक और चीज़ हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो ये वेलोसिटीज़ को देख लेवे और यहाँ पुट कर देवे, तो डेल्टा के ई डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, ½ mvl लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का स्क्वायर और ½ m हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का स्क्वायर, ओके गाइस। हाफ और m को कॉमन ले लेवे, ओके। वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट ये रूट है, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 5gr माइनस ये हो गया आपका gr, ओके गाइस। सिंपल सा क्वेश्चन है बट ट्रिकी और अच्छा क्वेश्चन है। तो इनको दोनों को डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 4gr, कितना आएगा हाफ, मास की वैल्यू कितनी 2, ओके, ये 4, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, r की वैल्यू रेडियस भी 2 है, ओके गाइस। सिंपल सा आंसर आ गया आपका यहाँ, 2 से 2 कैंसिल, ओके, और 4 2 ज़ा 8 और इंटू 10 करेंगे तो आपका आ गया 80 जूल। दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट, ओके। जब वो ये केस तब है जब यहाँ पर ये √5gr की वेलोसिटी से थ्रो किया गया, यानी कि जस्ट लूपिंग द लूप है। अगर आपको यहाँ थोड़ी हैवी वेलोसिटी दे दे तो ये वेलोसिटी आप किस फॉर्मूले से निकालेंगे, वो आपको बता रखा है कि v = √u² माइनस 2gh, बता रखा है ना, v = u² माइनस 2gh। h क्या होता है आपका 2r, क्या होता है 2r। जैसे जैसे आप u की वैल्यू इंक्रीज करोगे वैसे इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा मिल जाएगी। तो इस जगह अगर √5gr से कुछ और वेलोसिटी आपको दे दे तब आप ऐसा कर सकते हैं, ओके गाइस, समझ में आ गया। आप खुद से क्वेश्चन करें कि इफ़ द वेलोसिटी इज √7gr, क्या है √7gr है एट द लोवेस्ट पॉइंट, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट फॉर दिस सेम क्वेश्चन। आप क्या करें, इस जगह पे वेलोसिटी √7gr ले लेवे और बताएं इस पॉइंट और इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, ये आपको खुद से करना है, ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेवे इसका, ये आपको होमवर्क के लिए दिया है कि √7gr से आपको क्वेश्चन वापस से करना है। सो आई थिंक सर्कुलर मोशन के जो क्वेश्चंस हैं वो आप करते रहेंगे अच्छे से। और अब एक क्वेश्चन है कि इफ अ बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर path in vertical plane, okay, then what is minimum speed at its highest point पर इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो देखिए A B C D आपको दे रखे हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर सर्कुलर मोशन में उसकी स्पीड क्या होगी, 0 होगी या √3gr होगी या √gr/2 होगी या √gr होगी, ओके गाइस। अभी बताया आपको कि जब ये वर्टिकल मोशन हो रहा होता है सर्कुलर
मोशन वर्टिकल प्लेन में, तब इस जगह पे वेलोसिटी, अगर ये मोशन पॉसिबल है तो इस जगह वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी रहती है, ओके। वर्टिकल डायरेक्शन की मोशन जीरो होती है, वो अलग बात है हाईएस्ट पॉइंट पर, लेकिन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहती है और वो कितनी होती है, √GR, जो अभी अपन यूज़ कर रहे हैं। और जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ है तब से मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √GR होती है मिनिमम, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ओके गाइस। नाउ एक क्वेश्चन इस तरीके से है कि इफ अ बॉडी इज थ्रोन टू मूव इन सर्कुलर मोशन with velocity of √2GR, okay, √2GR at lowest point, then what is the path of the body? तो इसका मतलब ये है कि क्या पाथ कंप्लीट सर्कल होगा, क्या पाथ पैराबोलिक होगा, क्या पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, या बॉडी सर्कल मोशन में पूरा कर लेगी। इस तरह के कुछ ऑप्शंस होंगे। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ कि जब आपको कल की थ्योरी को आप देखें, आपको पता है कि √GR वेलोसिटी पर अगर कोई बॉडी एग्जैक्टली इसी वेलोसिटी से थ्रो होती है, 0 से लेकर के √GR तक अगर इस वेलोसिटी की वैल्यू रहती है √2GR, तो ये बॉडी क्या करती है, ऑसिलेट करती है। क्या करती है, ऑसिलेट करती है अबाउट मीन पोजीशन, ओके। देन अगर एग्जैक्टली u की वैल्यू √2GR हो तो ये बॉडी क्या करती है, सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करती है। क्या करती है, सेमी सर्कुलर पाथ, ओके गाइस। और अगर उस बॉडी की वेलोसिटी √5GR से छोटी या बराबर और √2GR से बड़ी हो, ओके, तो इट लीव्स द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ को क्या करेगी, लीव कर लेगी। एंड इनिशियली पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ बिटवीन M एंड H, M और H के बीच में कहीं पैराबोलिक पाथ होगा, एंड देन सर्कुलर, वापिस से सर्कुलर पाथ इज ज्वाइंट। मतलब ये हुआ कि वो जैसे ही उस सर्कल को छोड़ेगी तो पैराबोलिक पाथ कवर करेगी और फिर थोड़ी देर बाद वापस से सर्कुलर पाथ को ज्वाइन कर लेगी। और अगर u की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू √5GR होती है तो उसका पाथ कैसा रहेगा, सर्कुलर रहेगा। ओके गाइस, समझ में आ गई बात। ये है इसका कंडीशन पूरा। इस पूरी नोट को आप याद रखें और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो पाथ हो जाएगा। ये तो थ्योरी है, इसका हो जाएगा सेमी सर्कल। कैसा हो जाएगा, सेमी सर्कुलर पाथ, क्योंकि उसको एग्जैक्टली √2GR पे थ्रो किया गया है। ओके गाइस, थ्योरी को थोड़ा समराइज करना सीखें, उसको शॉर्ट में मतलब कि याद रखना सीखें, जो की पॉइंट्स है उनको भी लर्न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ अब मैं, पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस पे चलते हैं। सर्कुलर मोशन के और भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जो नहीं आते JEE की गाइड, नीट की गाइड से आप देखें और बताएं। ऑसिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करें। जब बॉडी ऑसिलेट करती है तो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, लेकिन टेंशन ज़ीरो नहीं होती है। समझ रहे आप लोग। और अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में लूप करती है तो ये पॉसिबल है, ऑलवेज कंपल्सरी नहीं है, ये पॉसिबल है कि मैक्सिमम पॉइंट पर टेंशन ज़ीरो हो जाए, नहीं भी हो तो भी चलता है। ओके, बट वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती है। वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में टॉप मोस्ट पॉइंट पर कभी भी ज़ीरो नहीं होती है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं पावर से ले रहा हूँ। ओके गाइस, देखिए पहला क्वेश्चन,
एक बॉडी है इज मूविंग along a straight line by a machine delivering a constant power. The distance moved by the body in time t is proportional to. Okay. A body is moving with constant power. एक बॉडी है जो कांस्टेंट पावर से मूव कर रही है, देन डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यानी कि आपको ये कह रखा है कि एक बॉडी है उसका जो पावर कांस्टेंट है, ओके, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम पर किस तरीके से डिपेंड करेगा, टी की पावर 3/4, टी की पावर 3/2, टी की पावर 1/4, टी की पावर 1/2। ओके गाइस, ये आपके ऑप्शंस है कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड जो है वो टाइम पर किस तरीके से डिपेंड कर रही है। तो देखिए, वैसे पावर के फॉर्मूले P = dW/dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ओके, और इस तरीके से अगर आप इस चीज़ को देखें तो पावर के दो और फॉर्मूला भी है, पावर P = F.V। बट हमें ये कह रखा है कि ये जो पावर है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। अब इस बात को किस तरीके से लेके चले कि हम डिस्प्लेसमेंट तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो मैं P को तो चलो एक तरफ रख देता हूँ, और सिंस F = क्या होता है, ma, ओके, और A = लिखते हैं हम लोग dV/dt। ओके, तो ये वैल्यूज़ इसमें पुट करता हूँ और वो किसके इक्वल हो जाएगी, P के। तो मैंने P रख दिया केवल इधर, और इधर रखा मैंने ma, पहले ma और V रखा, फिर ma की जगह dV/dt रखा। ओके, और साथ में क्या है, ये V है, P कांस्टेंट है, ये सब ध्यान देंगे आप लोग थोड़ा सा। यानी कि ये हो गया आपका MAV, क्या हो गया, पावर, A को लिखा dV/dt, ऐसा हो गया। ये V आगे ले लें आप लोग, ओके, क्योंकि ये V से V² ना हो जाए। तो ये हो गया हमारा, इसको उधर भेज देंगे क्योंकि मास कांस्टेंट है, पावर भी कांस्टेंट है, उधर भेज दिया। ओके, तो क्या हो गया, देखिए ध्यान से देखें, ये हो गया V dV/dt = P/m, ये कांस्टेंट है पूरा। तो इसको मैं अगर dt को इधर भेज दूं तो ये हो गया मेरा V dV = P/m dt। जब हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट। तो ये हो गया आपका V²/2, क्योंकि पावर 1 है, इंक्रीज हो जाएगी। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हुआ, dV के रेस्पेक्ट में। ये पूरी कांस्टेंट टर्म है, तो केवल dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है। ओके गाइस, P/m t। यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स अभी कुछ गिवन नहीं है कि t = 0 पे इतना है, तो हम उसको अभी ले नहीं रहे। ओके गाइस, नाउ अब बताएं कि इस पूरी प्रोसेस से अगर देखा जाए तो v जो है वो क्या आएगा, P/m, ठीक है, 2 ऊपर चला गया, t ये V², और v = आ गया हमारे पास, v = 2p/m का स्क्वायर रूट, और साथ में किस पे है, t पे भी स्क्वायर रूट है, तो t को भी स्क्वायर रूट में ले लिया। ओके गाइस, अब स्क्वायर रूट में ना लिख के मैं इसको पावर हाफ लिख दूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओके गाइस, इसको तो स्क्वायर रूट में रख दो क्योंकि ये कांस्टेंट है, t की पावर क्या है, हाफ। अब बताइए कि वेलोसिटी क्या होता है, हमें डिस्प्लेसमेंट तक जाना है, तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन से आता है। ओके, तो ds/dt ये हमारा क्या हो जाएगा, v = √2pm, और ये क्या होगा, t की पावर हाफ। अब इस dt को इधर भेज देंगे तो ये हो गया ds = 2p/m, t की पावर हाफ dt ऑन इंटीग्रेटिंग। तो इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, तो इससे क्या आ जाएगा, s। ओके गाइस, ये पूरा कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा 2p/m, और t की पावर हाफ, पावर 1 इंक्रीज हो जाता है, तो पावर 1 इंक्रीज होगा तो ये होगा हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय हाफ प्लस 1। ओके गाइस, ये किस में आ रहा है, हमारा टाइम के इंटीग्रेशन का आंसर आ रहा है। t की पावर कितनी, हाफ। इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, यानी पावर 1 इंक्रीज हो जाती है, तो सीधा ये पावर 3/2 आ गया, और नीचे भी 3/2, 2 वापस ऊपर चला जाएगा,
2p/m, ओके, और ये आ गया आपका t की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2। देखिए इस 3/2 से 3/2 कैंसिल मत कर देना, ये पावर में और ये डिवाइड में है। ये पूरी चीज़ क्या आई, कांस्टेंट, ओके, और ये किसकी वैल्यू है, s की। तो आपके पास आंसर आ गया कि s किस पे डिपेंड कर रहा है, t की पावर 3/2 पर। ओके गाइस, समझ में आया। हमें कुल मिला के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज़ करना है बाय द कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि आप हर कुछ लगा दें। ओके, पावर का फॉर्मूला f इंटू बी है, जो आगे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का हम कभी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ओके, तो ये p कांस्टेंट है, फिर मैंने dv/dt बनाया v। ऑब्वियस सी बात है, पावर के अंदर वेलोसिटी है तो आपको पीछे की तरफ जाना है तो इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। ओके, बट देखिए यहाँ पर जैसे dv/dt है, ओके, फिर मैंने इंटीग्रेट किया, तब मैं वेलोसिटी पे गया, क्योंकि एक्सीलरेशन से कहाँ जा रहा हूँ मैं, वेलोसिटी पे, वेलोसिटी से फिर कहाँ जाऊँगा मैं, डिस्प्लेसमेंट पे। तो इस तरह से जब आप रिवर्स प्रोसेस में चलते तो इंटीग्रेशन ही फॉलो करना होता है। ओके गाइस, तो ये आपका ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेवे। अगला क्वेश्चन करता हूँ मैं आपके लिए। So next question, a force F acting on a body depends on its displacement as, a force acting on a body depends on displacement as F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S पर डिपेंड करा है। S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S की पावर 1/3, देन पावर डिलीवर्ड बाय F विल डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट, देन पावर डिलीवर्ड विल डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्प्लेसमेंट पर किस तरीके से डिपेंड करेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस बता रहा हूँ मैं आपको, s की पावर 2/3, ओके, b s की पावर 0, s की पावर 1/2 और s। ओके, सो दीज आर योर ऑप्शंस जब आपको फोर्स गिवन है और पावर निकालना है। ओके गाइस, तो हमें ऑब्वियस सी बात है आगे की तरफ जाना, फोर्स से वर्क आता है, वर्क से क्या आता है, पावर आता है। ओके गाइस, फोर्स डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है, इट मीन्स आप ये लिख सकते हैं, सेंस गिवन ये है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S की पावर -1/3। ओके, तो इसका मतलब इसके अंदर F इक्वल्स टू क्या होता है, ma। ओके, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, S 1/3। मास क्या है, कांस्टेंट है, मास क्या है, कांस्टेंट है। तो इट ने बी इम्प्लाइज, विच इम्प्लाइज एक्सीलरेशन है वो आपका S की पावर -1/3 पर डिपेंड कर रहा है। ओके गाइस, इतनी बात समझ गए आप लोग। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है dv/dt, सिंस a इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके गाइस, तो ये हमारे पास आ गया dv/dt इज इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S की पावर -1/3। ओके गाइस, अब आप ये बताएं कि क्या ये जो S है वो t का फंक्शन है, नहीं है। तो हम यहाँ पर एक चेन रूल अप्लाई करेंगे कि जब हमारा dv/dt हमको करना है, ओके, और v है वो t का फंक्शन नहीं है, देखिए ये s पे डिपेंड कर रहा है, तो हम पहले करेंगे dv/ds और फिर करेंगे ds/dt। ओके गाइस, तो ये ds से ds कैंसिल, आ रहा dv/dt। इस प्रोसेस को हम इस तरीके से करेंगे, ये वाली वैल्यू क्या है आपकी, v है। ओके गाइस, तो ये हो गया v dv/ds। समझ में आया आप लोगों को, यानी कि dv/dt को आप v dv/ds लिख सकते हैं। ओके गाइस, तो मैंने लिखा यहाँ पर dv/dt को v dv/ds, ओके,
s की पावर -1/3। ओके गाइस, समझे आप लोग? मतलब मेरे पास ये s है और ये अब ds है, दोनों सेम फंक्शन में आ गए। इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये मेरे पास हो गया v dv इज डायरेक्टली, देखो इक्वल भी यूज़ कर सकते थे आप, लेकिन मैं कांस्टेंट को हटा दिया इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूज़ कर रहा हूँ। s की पावर -1/3 ds। अब देखिए v को dv के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, s को ds के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट किया, ओके, तो ये हमारे पास देखिए आंसर आया, v का जो इंटीग्रेशन होता है वो v²/2। ओके गाइस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। s की पावर 1/3 है माइनस का, तो s की पावर जो है वो 1/3 में +1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1/3 में प्लस का 1 हो जाएगा। ओके गाइस, तो v²/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए 1/3 में जब 1 प्लस करेंगे तो ये आपका आएगा 2/3, s की पावर 2/3, और नीचे भी आएगा 2/3। ओके, समझ में आ गया? तो ये 2 से 2 तो क्या हो गया, कैंसिल, 3 ऊपर चला गया, v² = 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s की पावर 2/3। ओके गाइस, अब क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये 3 मेरे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ओके, तो और ये दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट करूंगा, तो विच इंप्लाइज v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s की पावर 1/3। दिस इज योर रिजल्ट जो आपको काम आने वाला है। ओके गाइस, क्या किया मैंने, जो v है वो किस पे डिपेंड करा है, s की पावर 1/3 पर। ओके, अब आप क्वेश्चन पर आ जाए, देन पावर डिलीवर्ड। ओके, पावर क्या होता है, p = f.v। ओके, पावर f.v होता है, f हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, तो f हो गया s की पावर -1/3, डॉट v हो गया s की पावर 1/3। ओके, समझ में आ रही बात? तो 1/3 और 1/3 कैंसिल, तो ये हो गया s की पावर 0। ओके गाइस, सो पावर विल बी s की पावर 0। तो इस केस में जो पावर है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, पावर है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। ओके गाइस, सो दिस इज द आंसर फॉर यू कि पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए लेंदी हो रही है। ओके, इस तरह की अगर चीज़ें आपको पता है तो आप खुद से डायरेक्ट इंप्लीमेंट करें, क्योंकि देखिए s है वो t का फंक्शन नहीं है। ओके, तो हमें उसको s के रेस्पेक्ट में या तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इंटीग्रेट। ओके, हमें वेलोसिटी से कहाँ जाना है, मतलब एसिलेरेशन से कहाँ जाना है, वेलोसिटी पर। एसिलेरेशन से स्टार्ट किया था हमने, एसिलेरेशन से कहाँ जाना है, वेलोसिटी पर। तो ऑब्वियस सी बात है इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर इसको s में कन्वर्ट किया। ये देखिए dv/ds लाया, कंसेप्ट ये रहा, यहाँ से देख लेंगे। इसको मैथ्स में कहते हैं चेन रूल। क्या कहते हैं, चेन रूल। डिफरेंशिएशन में बच्चे पढ़ते हैं, आप डायरेक्ट याद रखें कि हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट ले लेवे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। A wind-powered generator converts wind energy into electrical energy. Assume that the generator converts a fixed fraction of the wind energy intercepted by the blades into electrical energy for wind speed v. The electrical power output will be proportional to v पर किस तरीके से डिपेंड करेगा। ओके गाइस, क्वेश्चन मैंने बोला है, लिखकर मैं इसका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूँगा। ओके, अ विंड पावर्ड जनरेटर, क्वेश्चन का स्टार्टिंग ये है, अ विंड पावर्ड जनरेटर। ओके, इस तरह का क्वेश्चन है। अ विंड पावर्ड जनरेटर कन्वर्ट्स विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करता है, विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इफ स्पीड ऑफ विंड क्या है, स्पीड ऑफ विंड v है। ओके, देन आउटपुट पावर विल बी प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट v²। ओके, v की पावर 3
वी की पावर 3 और डी वी की पावर 4 किस पर डिपेंड करेगा, वो विंड की जो स्पीड है उस पर कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, सोल्व करता हूँ मैं इसको। आप फिर से एक बार देख लें कि इलेक्ट्रिकल पावर जो है विंड पावर से बन रहा है, अगर विंड की स्पीड v है तो उसका आउटपुट पावर कैसे होगा। ओके, सो गाइज जो विंड एनर्जी है वो एक तरह से बाहर एयर का जो बार बार जो मास है उस पर स्ट्राइक करता है, और वो हमारे पास सिंस फोर्स जो होता है वो क्या होता है ma, और विंड एनर्जी में जो वेरिएबल मास रहता है, क्या रहता है, वेरिएबल मास रहता है। तो इसी फॉर्मूले को F को हम mdv/dt लिखेंगे, vdm/dt। ओके, क्योंकि स्पीड तो क्या हो गई उसकी, फिक्स हो गई, स्पीड तो क्या है, फिक्स है, उस पर क्या चेंज हो रहा है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो मास की वजह से हो रहा है, dm/dt की वजह से। तो सिंस मास जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम होता है आपका एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो मैं लिख रहा हूँ इसको v वेलोसिटी d/dt ऑफ एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट x इंटू डेंसिटी रो। ओके, ये आपका मास हो गया। इसको मैं अगर अंदर भेजता हूँ तो देखो डेंसिटी कांस्टेंट है और एरिया ऑफ ब्लेड्स भी क्या है, कांस्टेंट है। तो v a और रो बाहर आ गया dx/dt, dx/dt हमारा क्या होता है, v होता है। ओके, तो ये हमारे पास आ गया F = a रो v स्क्वायर, सिंस dx/dt को हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे। ओके गाइस, तो ये यहाँ से मेरे पास आया कि विच इम्प्लाइज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, v स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, पावर, आउटपुट पावर। ओके, तो पावर बताइए कि पावर P = क्या होता है, F.V। ओके, तो F है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, v स्क्वायर पे। तो v².v, तो ये हो गया आपका v की पावर 3, किस पे डिपेंड करेगा, v की पावर 3 पर। ओके, पहले तो आपने फोर्स का रिलेशन निकाला वेलोसिटी से, और फिर P = F में रखा तो वेलोसिटी एक और जुड़ गई, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होता है इसमें। ओके गाइस, ऐसे ही क्वेश्चंस मिलाते रहिए और अच्छे से दोनों टॉपिक को क्लियर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ। ओके।